142 के अनुसार कोई भी प्रत्याभूति जो कि लेनदार ने किसी तात्विक भाग को मिस रिप्रेजेंट यानी दुर्वदेशन करके प्राप्त की है तो वैसी जो प्रत्याभूति होती है वो अविद्यमान होगी। और धारा 143 के अनुसार अगर कोई भी तात्विक परिस्थिति को छुपाकर लेनदार ने कोई प्रत्याभूति प्राप्त की है तो वो भी अविद्यमान होगी। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में क जो है एक लिपिक है जो उस लेखा रखने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन क ख को अपॉइंट करता है एक लिपिक के तौर पर, और ख जो है वो कुछ घपलेबाजी कर देता है। तो क उससे डिमांड करता है कि वो उसके लिए एक प्रतिभूति की व्यवस्था करे। अब ख जो है ग को प्रतिभूत बनाता है, लेकिन जो क है उसके पहले व्यवहार में जो उसने घपला किया था उसके बारे में ग को जानकारी नहीं देता है। तो ये जानकारी को छुपा के ये प्रतिभूति ली गई है, इसीलिए ये अविद्यमान होगी। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, क गारंटी देता है ख को कि ग जो है उसको 2000 टन लोहा प्रदान करेगा। ख और ग जो है आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बाद में कि वो जो ख है बाजार मूल्य से 5 रुपये ज़्यादा प्रति टन ग को चुकाएगा, जिसका कि भुगतान जो कि ने ग से कोई पहले लोन ले रखा होगा उसका भुगतान करने के लिए जो 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा उसको समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो इनके बीच एग्रीमेंट है इसको क को नहीं बताया जाता है, तो इसीलिए क ने जो गारंटी दी है ख को वो अविद्यमान हो जाएगी। धारा 144 क्या बताती है कि अगर किसी ने प्रत्याभूति किसी संविदा के बारे में इस शर्त पर दी है कि कोई और प्रतिभू भी उस प्रत्याभूति के संविदा में सम्मिलित होगा, जब तक वो प्रतिभू भी ज्वाइन नहीं करता है तब तक प्रत्याभूति जो इस पहले वाले व्यक्ति ने दी है वो विधिमान्य नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि आपने किसी ने ए को लोन दिया है और आपको उसकी प्रतिभूति देनी है, लेकिन आप जिसने दोस्तों लोन देना चाह रहा है उसको एक कंडीशन देते हो कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति भी प्रतिभूति देगा तब जाके मैं उसकी प्रतिभूति दूंगा। तो जब तक कोई और भी ज्वाइन नहीं कर देता है तब तक उसको लोन नहीं देना है। अगर वो लोन दे देता है तो उसकी रिस्क होगी आपकी प्रतिभूति विधिमान्य नहीं होगी जब तक कोई और भी आपके साथ ज्वाइन नहीं कर लेता है प्रतिभूति में। अब 145 के अनुसार प्रतिभूति की हर संविदा में प्रतिभूति को मूलधनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, इसकी का एक विवक्षित वचन रहता ही है। और प्रतिभूति जो है उसके जो भी धनराशि प्रतिभूति के एवज में चुकाई गई है अधिकारपूर्वक उसकी वसूली वो मूलधनी से कर सकता है। अधिकारपूर्वक का मतलब कि जो धनराशि बनती है बस उतनी धनराशि का पेमेंट प्रतिभू को करना चाहिए। अगर उससे एक्स्ट्रा को पेमेंट कर देता है तो उसको मूलधनी चुकाएगा नहीं। जैसे कि इस दृष्टांत में है, ख जो है ग का ऋणी है और क उसकी प्रतिभूति दे देता है ग को कि ख नहीं चुकाएगा तो मैं धनराशि चुका दूंगा। अब ग जो है क पर ही वाद लाके ऋण की वसूली करना चाहता है, तो क जो है उस वाद में अपनी प्रतिरक्षा करता है क्योंकि उसके पास युक्तियुक्त आधार होता है प्रतिरक्षा करने का। तो जब उस वाद में प्रतिरक्षा करता है तो उसका खर्चा भी आता है। तो अब जो क है उसके पास क्योंकि प्रतिरक्षा का आधार था इसीलिए उसने वाद में खर्चा किया, तो उस वाद का खर्चा और जो उसने ग को चुकाए रकम वो दोनों वो ख से वसूल करने का हकदार है। अब अगले रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि सेम सिचुएशन है, ख को ग कुछ धन देता है तो अब ग को प्रतिभूति दे देता है क, लेकिन सिर्फ प्रतिभूति नहीं देता है, ग उस पर एक विनिमय पत्र लिखता है और उसको ग स्वीकार कर लेता है। अब विनिमय पत्र स्वीकार कर दिया तो उसका पेमेंट उसको करना ही पड़ेगा। अगर ग मांगने आ गया तो पैसे, तो ग उससे पैसे मांगने आता है वो इनकार कर देता है, तो ग जो है उस पर वाद लेके आता है। उसके पास ग के पास उस वाद में प्रतिरक्षा करने का कोई आधार नहीं है तो भी वो उसमें प्रतिरक्षा करता है, उसका खर्चा आ जाता है। तो अब क्या ग जो है ख से उस वाद में प्रतिरक्षा करने का खर्चा भी वसूल कर पाएगा? नहीं, बस वो विनिमय पत्र की रकम ही ख से वसूल कर पाएगा। अभी दोनों रजिस्ट्रेशन में अंतर यही है कि उसमें जो वो वाद में प्रतिरक्षा करने का आधार था, मान लो कुछ भी आधार हो, इन्होंने अपनी संविदा में कोई हेरफार की हो, कुछ भी आधार से ग के पास उस वाद में प्रतिरक्षा करने का ग्राउंड था, लेकिन यहाँ जब उसने विनिमय पत्र लिख दिया, उस विनिमय पत्र का भुगतान उसको करना है, उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है उसमें प्रतिरक्षा करने का, फिर भी वो प्रतिरक्षा करता है तो उसका खर्चा क नहीं भुगतेगा। इसी इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि ग ख को 2000 रुपये तक का जो चावल है उसको प्रदान करेगा और ग 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन की गारंटी दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या करता है, ख को ग सिर्फ 2000 रुपये से कम के चावल का प्रदान करता है। मतलब कि इसने लिमिट लगा रखी थी 2000 रुपये तक की अमाउंट की गारंटी दी थी, लेकिन उसने रियलिटी में तो 2000 रुपये से कम के चावल को 2000 रुपये से कम के ही चावल प्रदान किए। तो अब जो ग ने यहाँ क्या किया, ग ने 2000 रुपये से कम का चावल संदाय किया, लेकिन उसने 2000 रुपये ही क से वसूल कर लिए। तो अब गलती इसकी है कि क को ख से पूछना चाहिए था कितने रुपये का संदाय उसने किया और उसी हिसाब से ग को पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन अब उसने 2000 रुपये दे दिए अगर ग को, तो जो एक्स्ट्रा उसने पेमेंट किया वो ग से वसूल करेगा, ख से नहीं। ख उसको जितने पेमेंट का उसने चावल दिया है उतने का ही संदाय क को करेगा। अब धारा 146 क्या कहती है कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ऋण के और एक ही कर्तव्य के लिए या तो संयुक्त है या प्रत्यक्ष है, मतलब कि या तो उन्होंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ प्रतिभूति दी हो या फिर अलग अलग, जैसे कि एक ही लोन के लिए मैंने अलग से प्रतिभूति दी है और किसी और व्यक्ति ने अलग से दी है, चाहे एक ही संविदा एक ही पेपर पे सबने कॉन्ट्रैक्ट किया हो या फिर अलग अलग संविधाओं के अंदर, या चाहे एक दूसरे को भले ही हम लोग को ज्ञान हो या ना हो कि दूसरे ने भी ऐसी प्रतिभूति दी है, ज्ञान हो या ना हो, अगर आप सह प्रतिभूति हो तो वहीं अगर वहाँ कोई और संविदा ना हो तो सारे सह प्रतिभूतियाँ होंगे समान रूप से उत्तरदायी होंगे और उनको समान अंश में ऋण का भुगतान करना होगा। लेकिन आप अगर अलग से संविदा कर लेते हो कि भाई एक चौथाई भाग भी कोई और देगा, फिर आधा भाग कोई और देगा, तो वो संविदा प्रिवेल करेगी। लेकिन अगर कोई संविदा नहीं है तो सबको समान रूप से उत्तरदायी होगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन है कि ग को उधार दिए गए 3000 रुपये के लिए क ख और ग प्रतिभूति देते हैं, तो अब अगर ग संदाय करने में व्यतिक्रम कर देता है तो क ख और ग तीनों 1000 रुपये देंगे, जैसे कि समान रूप से भुगतान करेंगे। अब यहाँ 1000 रुपये के लिए संदाय के लिए क ख और ग प्रतिभू है, लेकिन इनके बीच में संविदा और की है कि एक चौथाई तक लिखा क और एक चौथाई के लिए ख और ग आधे रुपये के लिए उत्तरदायी होगा, तो इनका रेशियो यही रहेगा। लेकिन अगर किसी को संविदा नहीं होती तो इतने बराबर रूप से उत्तरदायी होते। अब मान लो कि सह प्रतिभूओं ने विभिन्न राशियों के लिए प्रतिभूति दी है, तो अब उनकी अगर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उनकी प्रतिभूति की राशियाँ तो अलग अलग है, तो वो किस रेशियो में शेयर करेंगे डिफॉल्ट को, वो समान रेशियो में उस डिफॉल्ट को वहन करेंगे, लेकिन अपनी जो लिमिटेशन है ना, उन्होंने जितनी राशि की प्रतिभूति दी है उसको ध्यान में रखते हुए समान रूप से दायी होंगे। जैसे कि इसको रजिस्ट्रेशन समझोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इसमें क्या है, क ख और ग कितने 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की और 40,000 रुपये की गारंटी देते हैं। अब गारंटी उन्होंने किस चीज़ के लिए दी है कि ग को जो घर है वो सम्यक रूप से लेखा रखेगा, मतलब उसका लेके भैया का सम्यक रूप से मेंटेनेंस करेगा, लेकिन वो क्या करता है 30,000 रुपये का लेखा नहीं दे पाता है। तो अभी 30,000 रुपये का डिफॉल्ट कर दिया और क ख और ग ने तो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये तीनों अलग अलग राशियों का प्रतिभूति दी हुई है, तो कौन कितना अमाउंट पे करेगा? तो टोटल अमाउंट कितना है 30,000, इसको 3 में डिवाइड कर देंगे तो तीनों के हिस्से में कितना आएगा 10,000। लेकिन क की जो सीलिंग लिमिट थी यहाँ पे तो 10,000 ही थी,
और इसकी तो 20,000 तक की थी, लेकिन इसको 10,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, उसकी 40,000 थी, लेकिन इसमें से 10,000 रुपये इसको पे करने पड़ेंगे। चीज़ को आप अगले इलस्ट्रेशन से समझ पाओगे। वही सेम सिचुएशन है, तीनों ने अलग-अलग अमाउंट की प्रतिभूति दी है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये। अब जो घपला करता है वो 40,000 रुपये का कर देता है। तो अब ये 40,000 रुपये तीनों में अगर इक्वली बाँटे तो 13,300 कुछ अमाउंट ऐसा बनेगा, लेकिन बाकी तो प्रतिभूति सिर्फ 10,000 रुपये तक की है। तो अब क्या क्या करेगा, बस 10,000 रुपये देगा। अब 10,000 रुपये उसने दे दिए, तो अब कितना अमाउंट बच गया, 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये इन दोनों की लिमिट में तो आ रहे हैं। अगर 30,000 को 2 में से डिवाइड कर देंगे तो 15,000 बनते हैं। तो 20,000 रुपये में से 15,000 तो दे सकता है वो, और 40,000 इसमें से तो आराम से दे सकता है। तो इन दोनों को 15,000 रुपये बैन करने पड़ेंगे। अब अगला एग्जाम्पल और खतरनाक है। इन्होंने 10, 20 और 40,000 रुपये की प्रतिभूति दी है, लेकिन उसने घपला 70,000 रुपये का कर दिया है। तब इनको सारा ही अपना अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि टोटली 70,000 रुपये हो रही है। अब मान लो अमाउंट अगर 70,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाए तो इनको फिर भी पूरा ही अपना अमाउंट देना पड़ेगा, उसके ज़्यादा के लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। पर अब मान लो कि ये 60,000 अमाउंट होता तो क्या करता, 10,000 रुपये ए दे देता, 20,000 रुपये बी दे देता, और 30,000 रुपये सी को देने पड़ते, क्योंकि 60 में से अगर 10 चलेंगे तो 50 में से 25 इन दोनों के इक्वल होता है, लेकिन 20,000 की लिमिट है ना घर की, तो 20,000 रुपये देगा। तो घर को ज़्यादा लॉस हो जाता, फिर 30,000 रुपये उसको देने पड़ते हैं। तो ऐसे ये डिवाइड होता है अगर किसी के अमाउंट अलग अलग सीलिंग लिमिट में किसी ने प्रतिभूति दी हो तो। अब नेक्स्ट चैप्टर है उपनिधान के विषय में, मतलब कि बेलमेंट। धारा 148 में उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति इनकी परिभाषा दी हुई है। तो समझते हैं कि उपनिधान क्या होता है, मतलब बेलमेंट क्या होता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए कि इस संविदा पर माल का परिधान करना, कि जब वो प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो या तो वो उस माल को जिससे उसने वो खरीद, जिसने उसको माल दिया उसको वापस लौटा देगा, या वो व्यक्ति उसको जैसा निर्देश दे उसके अनुसार उसका वहन कर देगा। तो जो माल अपना परिधान करता है वो उपनिधाता कहलाता है, और जिसको माल का परिधत किया जाता है वो उपनीति कहलाता है। तो मान लो कि आपको आपके घर में पेंट करवाना है और आपके पड़ोसी के पास सीढ़ियाँ हैं, तो आप उससे वो सीढ़ियाँ लेने के लिए गए, तो उसने आपको वो सीढ़ी दी, तो वो क्या हो गया, उपनिधाता हो गया, और आप क्या हो गए, उपनीति हो गए। और आपके बीच में जो संविदा हुई वो क्या हो गई, उपनिधान कहलाएगी। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा पुताई का, तो आपको वो सीढ़ियाँ आपके पड़ोसी को वापस लौटानी पड़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी ने आपको कहा हो कि आपका काम हो जाए तो ये सीढ़ियाँ किसी और को दे दो, मतलब कि हो सकता है उनका काम यही हो कि दूसरों को इधर उधर सीढ़ियाँ पहुँचाना। तो अगर वो आपको ये निर्देश देता है कि आपका काम हो जाए तो आप किसी और व्यक्ति को उसको दे देना, तो आपको वैसे काम करना पड़ेगा या तो उसको लौटाना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं उपनिधान, बेलमेंट। अब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपने उसको अपनी गाड़ी दे रखी है कि जब तक आप वापस नहीं जाते उस गाड़ी का आप ध्यान रखिए। अब उसके पास वो गाड़ी पड़ी है और उसको कोई अर्जेंट नीड थी, उसने आपको कॉल करके पूछा कि क्या मैं इस गाड़ी को अपने काम में ले लूँ। तो जब तक उसने अपने पास उस गाड़ी को रख रखा था तब तक तो उसका बस केयर टेकर था, लेकिन जैसे ही उसने आपसे ये संविदा की कि मैं उसको यूज़ कर लूँ, तो आपके बीच में उपनिधान का एक कॉन्ट्रैक्ट वापस बन गया। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी चीज़ पर कब्जा रखता है और वो उपनीति के रूप में उसको धारण करने की संविदा करता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या तो जिसके पास वो संपत्ति है वो क्या बन जाएगा, उपनीति बन जाएगा, और जिसने उस माल का जो स्वामी है वो उपनिधाता बन जाएगा, और इनके बीच में उपनिधान का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यद्यपि बल्कि जब उस व्यक्ति ने उसको कार दी थी तो उसकी केयर के लिए दी थी, लेकिन बाद में ये उपनिधान का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब धारा 149 में बताया हुआ है कि आप उस माल का परिधान करोगे कैसे। तो उस माल का परिधान उपनीति को ऐसा कुछ भी करके की जा सकती है जिससे कि उसको या फिर उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में वो माल चला जाए। अब इस सेक्शन को आप एग्जाम्पल समझोगे तो समझ पाओगे। जैसे कि एक तो आप डायरेक्ट उसने आपके पड़ोसी ने आपसे सीढ़ी मांगी, आपने उसको सीढ़ी दे दी लाके, तो ये तो आप कब्जे का परिधान डायरेक्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी करके आप माल का परिधान कर सकते हो जो शायद दिखे ना। जैसे कि मान लो कि आपकी चालियों बल्लियों का एक गोदाम है और आपके पड़ोसी ने आपकी वो चालियों बल्लियों को उसका घर बनवाने के लिए यूज़ करने के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब गोदाम का जो मालिक है उसकी संविदा तो उससे हुई भी है ना, कि जो उसका मालिक चालियों बल्लियों का मालिक है। लेकिन जैसे ही आपने आपके पड़ोसी से संविदा कर ली उसको यूज़ करने की, अब जो गोदाम का मालिक है वो आपका भी एजेंट हो गया, मतलब कि वो आपकी ओर से उस चालियों बल्लियों के स्टोरेज का उत्तरदायी होगा। अब इस एग्रीमेंट में किसने किसको कुछ दिया दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी जैसे ही मालिक ने आपको अधिकार दे दिया उस चालियों बल्लियों को यूज़ करने का, वैसे ही आपके पड़ोसी और आपके बीच में उपनिधान का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, चाहे उसने डायरेक्ट आपको कुछ नहीं दिया है तो भी। धारा 125 क्या बताती है कि उपनिधाता को उपनीति को उन सारी त्रुटियों के बारे में जानकारी देनी होगी जिसकी जानकारी उसको खुद को है, और ऐसी त्रुटियों से उस माल के उपयोग में या तो तत्वतः कोई विघ्न आएगा, तो उपनीति को कोई साधारण जोखिम हो सकता है। तो ऐसी त्रुटियों को बताने का दायित्व उपनिधाता का है, और अगर ऐसी त्रुटि से कोई नुकसान उपनीति को हो जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी उपनिधाता होगा। और यही मान लो अगर उसको, ये तो मान लो अपने पड़ोसी अपने मित्रों से आप जो बिना पैसों का कोई भी उपनिधान करते हो, तो उसके लिए ये वाला कॉलम है। और नीचे वाला बताता है कि भाड़े पे अगर आपने कोई भी उपनिधान किया है, तो अगर आपको उस त्रुटि के बारे में जानकारी नहीं भी है ना, तो भी अगर आपके माल से नीति को कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। अब इलस्ट्रेशन से समझ लीजिए। कर ने एक घोड़ा ख को दिया उधार के लिए, जो कि दुष्ट है, मतलब कि विशियस है, और ख को ये बात नहीं बताता है, और ख जब उस घोड़े को ले जाता है तो वो उसको गिरा देता है और घायल कर देता है। तो उसको ख को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए क उत्तरदायी होगा। ख की गाड़ी का भाड़े पर लेता है, मतलब इसने पैसे दिए उस गाड़ी के लिए, और वो गाड़ी जो है अक्षय में, मतलब कि अनसेफ है। अब गाड़ी में जो भी खराबी है उसके बारे में ख को नहीं पता था, लेकिन फिर भी अगर घायल हो जाता है तो उसकी क्षति की पूर्ति के लिए ख उत्तरदायी होगा। अब धारा 151 में उपनीति की एक ड्यूटी बताई हुई है कि उपनीति को उस माल का उपयोग ऐसे करना है जैसे कि एक मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में जो सतर्कता बरतता, वैसी ही सतर्कता आपको उसको उपयोग करने में बरतनी होगी, और उसको उस माल को ऐसे यूज़ करना है और इतनी सतर्कता बरतनी है जैसे कि वो अपने माल की, उसके पास अगर उसका खुद का ऐसा माल होता और ऐसी परिणाम क्वालिटी और मूल्य का होता तो उतनी सतर्कता बरतता। अब मान लो कि आपने अपने फ्रेंड को पानी गर्म करने के लिए अपना एक जग दिया है और वो उस जग के अंदर मैगी उबाल के खा रहा है, वो कह दे कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही उबाल के खाता, अगर मेरा भी जग होता। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे प्रज्ञा वाला मनुष्य जैसी परिस्थितियों में सतर्कता बरतता वैसा बरतना है आपको। तो उपनीत माल के लिए ऐसी सतर्कता बरतनी है जितना कि मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य ऐसी परिस्थिति में अपने माल के प्रति बरतता।
अगर उपनीति ने 151 में बताई हुई सतर्कता बरती है तो भी अगर उस माल को कोई हानि या नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, अगर आपने कोई विशेष संविदा ना की हो तो। अब मान लो कि आपके दोस्त ने उस जग में सिर्फ पानी ही गर्म किया, फिर भी वो जग अपने आप फट गया, तब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने आपको उधार देने से पहले ही वो आगाह कर दिया हो कि भाई देख ले, दे तो रहा हूँ, इसमें कोई भी गड़बड़ अगर करके तूने दिया तो उसकी क्षति तेरे को पूर्ति करनी पड़ेगी, अपने रिस्क पे लेके जाना, तब आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो नॉर्मली अगर आपने 151 की सतर्कता बरत के उस जग को यूज़ किया, फिर भी अगर कोई हानि हो जाती है तो आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब धारा 153 में बताया हुआ है कि अगर उपनिधान की संविदा उपनिधाता मतलब कि जिसने माल दिया है उसके विकल्प पर शून्य करनी हो जाएगी, लेकिन अगर उपनीति जो है उस संविदा की शर्तों से असंगत कोई कार्य में उस माल का उपयोग कर लेता है तो। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि ख जो एक अपना घोड़ा क को सवारी के लिए देता है, लेकिन वो क्या करता है उसको अपनी मालगाड़ी की तरह उपयोग में ले लेता है, तो अब क्या होगा कि क के विकल्प पर ये उपनिधान की संविदा पर्यवसान में चली जाएगी, मतलब ये शून्य करनी हो जाएगी, क उसको अवॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। धारा 153 के अनुसार वो शून्य करनी तो हो जाएगी संविदा, लेकिन अगर उसके ऐसे अनऑथराइज्ड यूज़ से, अपराधिकृत उपयोग से, ऐसी शर्तों के पालन ना करने से अगर उस माल को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान का भुगतान भी उपनिधाता को करना पड़ेगा उपनीति को प्रतिकर के रूप में। अब जैसे इलस्ट्रेशन में देखो कि ख जो है अपना घोड़ा ग को उधार देता है सवारी करने के लिए, लेकिन मतलब कि ख अपनी सवारी के लिए पैसे उधार ले रहा है घोड़ा, और ख क्या करता है ग को उस घोड़े को दे देता है सवारी करने के लिए अपने घर के एक मेंबर को, और ग जो है सावधानी से सवारी करता है, फिर भी वो घोड़ा गिर जाता है, तो अब उसको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति ख को करनी पड़ेगी, क्योंकि ख ने क्या किया था अपनी सवारी के लिए उसका से उधार लिया था। तो ये जो संविदा की शर्तों के अनुरूप उसने कार्य नहीं किया, इसलिए उसको प्रतिकर देना होगा। इसी तरीके से कलकत्ते में ख से घोड़ा इसलिए लेता है कि वो वाराणसी जाएगा, लेकिन का समय सावधानी करके सवारी करता है, लेकिन वो वाराणसी ना जाके कहाँ चल जाता है, कटक चल जाता है। तो ये क्या हो गया, अब उसने शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए अब अगर घोड़ा गिर जाता है और उसको क्षति हो जाती है तो खर को उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसने शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया। धारा 155 क्या कहती है कि उपनीति के माल के साथ अगर उपनिधाता का माल सम्मिलित हो जाता है तो उस मिश्रण का क्या प्रभाव होगा। तो क्या होगा, अगर उपनिधाता की सम्मति से उपनीति अपने माल में उसका माल भी मिश्रित कर देता है तो इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में से वो अपने अपने अंश को अनुपात में बांट लेंगे। इसको एग्जांपल से समझोगे तो मान लो आपके दोस्त ने अपना गेहूँ दे दिया आपको, आपके पास चक्की है कि इसको अपने गेहूँ के साथ भी पीस लेना और अपन बांट लेंगे बाद में उस आटे को। तो हाँ, आपके दोस्त ने खुद की सहमति से उसको आपके वाले गेहूँ में मिलाने को कहा है, तो अब आप अगर उसको मिला देते हो, पीस देते हो, तो अब आपके जो आटे में हिस्सेदारी होगी वो आपके गेहूँ का जो प्रोपोर्शन था दोनों का उसमें बढ़ जाएगी। धारा 156 के अनुसार अगर उपनीति उपनिधाता की सम्मति के बिना अपने माल में उसका माल भी मिला देता है और वो माल पृथक करने योग्य है, तो वो जो पक्षकार अपने अपने माल के ही मालिक होंगे और पृथक उसको करने का जो खर्चा आएगा और उस पृथककरण में मिश्रण से अगर माल को कोई नुकसान हो गया तो उसका भुगतान भी उपनीति को करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में देखो जैसे कि कई विशिष्ट चिन्ह वाली रुइयाँ हैं जो ख के पास उपनीत करता है, और ख क्या है बिना क की सम्मति के उसको अपनी दूसरी चिन्ह वाली गांठों के साथ मिला देता है। तो अब क का क्या हक होगा कि वो अपनी 100 गांठों का वापस मांग सकता है कि मेरी जो स्पेसिफिक चिन्हित गांठें थी ना वो मेरे को वापस दे, और उसका जो भी खर्चा आएगा ना उसका भुगतान कौन करेगा, ख करेगा। तो इस धारा में ये बताया हुआ है कि जो पक्षकार है ना वो अपनी अपनी माल के स्वामी होंगे, जैसे कि जो 100 गांठें हैं ना वो अपनी वाली ही मांगेगा, इससे ये नहीं कर सकते कि भाई 99 तेरी हो जाए, एक मेरी हो जाए, नहीं, वो अपनी 100 गांठें वो अपनी वाली ही मांगेगा उससे, और उसी का मालिक होगा वो। और इनको अलग करने में जो भी खर्चा आएगा वो ख भुगतेगा, और अगर ऐसा मिलाने से उसकी रुइया अगर खराब भी होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी ख करेगा। धारा 157 में बताया हुआ है कि अगर उपनिधाता का माल जो है उसकी सम्मति के बिना उपनीति मिश्रित कर देता है और वो माल वापस पृथक करने योग्य भी नहीं है और ना ही उसको वापस किया जा सकता है, तो अब उससे जो भी हानि होगी उसका उपनीति को प्रतिकर देना होगा। जैसे इस इलस्ट्रेशन में क ने अपने 45 रुपये की कीमत वाले आटे को ख को उपनीत किया, और ख ने क्या किया उसको अपने 25 रुपये वाले आटे में मिला दिया। अब आटे को तो वापस सेल किया नहीं जा सकता, तो अब क को जो आटे से हानि हुई है ना, आटे की हानि हुई है उसको ख को प्रतिकर देना होगा। अब धारा 158 बताती है कि अगर मान लो कि उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनीति द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना है या परिवहन किया जाना है, मतलब किसको कहीं पहुँचाना है या फिर उस पर कोई काम करवाया जाना है। अब इसके लिए उपनिधाता उपनीति को कोई पारिश्रमिक नहीं दे रहा है, तो उपनिधाता जो है ना उसको उपनीति को उपनिधान के प्रयोजन के लिए जो भी आवश्यक व्यय उसने किए होंगे तो उसका संदाय करना होगा उसको। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आपने अपने दोस्त को आपकी बाइक रिपेयर करने के लिए दिया, आपका वो दोस्त है तो उसने कहा कि मैं इसके लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपकी बाइक की रिपेयर में उसको कोई भी खर्चा आ रहा है तो उस खर्चे को तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मान लो उसको आप उसकी सर्विस के पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके जो भी पार्ट्स वगैरह लगेंगे उसके तो उसका खर्चा आपको उसको देना पड़ेगा। ऐसा माल रखने या मान लो कि आपके फ्रेंड का कोई गोदाम है उसमें माल रखना है, वो आपको गोदाम का चार्ज भले नहीं कर रहा है, लेकिन उस माल को रखने के लिए अगर कोई भी गार्ड लगा, उसमें गोदाम में कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। आप भले उसको उसका पारिश्रमिक ना दो। ऐसे ही आपका दोस्त मान लो अगर कहीं आपका माल पहुँचाने के लिए भी अगर उसका उसकी सर्विस का चार्ज मत दो, लेकिन उसका आने जाने का पेट्रोल वगैरह का खर्चा तो आपको देना पड़ेगा। अब धारा 159 बताती है कि अगर कोई चीज़ किसी को उपयोगार्थ उधार दी गई है और वो जो उधार दिया गया है वो अनुग्रहित है, मतलब इसके लिए आपने कोई पैसे नहीं लिए उससे, तो आप उससे उस चीज़ को किसी भी समय वापस मांग सकते हो, भले ही वो चीज़ आपने उसको किसी विनिर्दिष्ट समय या किसी विनिर्दिष्ट काम के लिए दी हो, ये आपका राइट है। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी अगर उधार लेने वाले ने उस विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए आप उसको वो चीज़ दे दोगे इस भरोसे में रहकर कोई काम कर दिया है, जिससे कि अगर आप वो चीज़ वापस उससे ले रहे हो ना तो उसको जो वो काम अगर वो पूरा कर लेता है उससे फ़ायदा होता है ना, उससे ज़्यादा तो उसका नुकसान हो जाएगा अगर आप उस चीज़ को वापस ले लोगे तो। लेकिन फिर भी आपने उससे वो माल वापस वो चीज़ वापस ले ली, तो अब आपको उसको जो फ़ायदे से ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है ना उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। जैसे मान लो कि आपने अपनी कार अपने दोस्त को दी, उसको उस कार को टूरिस्ट को घुमाने के लिए यूज़ में लेनी थी, तो आपने कह दिया कि हाँ चल कोई बात नहीं, तू तो भाई ये ले जा कार, क्या देगा मेरे को। तो वो उस भरोसे टूरिस्ट से उसने संविदा कर ली, और फिर जाके बाद में आपने बीच में उससे कहा कि नहीं नहीं तू मेरे को मेरी कार दे दे, मेरे को अर्जेंट यूज़ है, तो अब उसका संविदा का भी खंडन होगा जिससे उसको अगलों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो अब मान लो कि वो टूरिस्ट को घुमाता है उससे उसको फ़ायदा होता है 1000 रुपये का, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो उसको 1000 रुपये 1050 रुपये का क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो 50 रुपये जो ज़्यादा उसने क्षतिपूर्ति के दिए ना वो आपको क्षतिपूर्ति उसको करनी पड़ेगी। तो मतलब कि 1000 रुपये इसको ये देने पड़े, इसका तो भुगतान आपको नहीं करना है क्योंकि आपने तो फ्री में इसको कार दी थी तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन
उसको फ़ायदे से ज़्यादा उसको नुकसान हो गया आप पे भरोसा करके, तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। अब धारा 160 फिर से उपनिधाता का एक कर्तव्य बताती है कि जैसे ही उसने विनिर्दिष्ट समय के लिए अगर चीज़ ली थी या फिर किसी प्रयोजन के लिए वो चीज़ ली थी, तो जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है और जैसे ही वो प्रयोजन पूरा हो जाता है, तो बिना उपनिधाता की माँग के वो उसको वापस दे दे या तो उसके निर्देशानुसार उसको परिवर्तित कर दे। जैसे ही आपका काम पूरा हो गया, जैसे ही आपका समय बीत गया है उपनिधान का, तो आप उपनिधाता को उसकी चीज़ वापस लौटा दें, भले वो माँगे या ना माँगे, या तो उसने अगर आपको कोई निर्देश दिया हुआ है, तो उस निर्देश के अनुसार उस माल को परिवर्तित कर दें। जैसे कि आपने या तो उसकी गाड़ी ली है, तो जाके आप उसकी गाड़ी उसको पकड़ाया हो, या तो उसने कह दिया हो कि जा मेरे घर पे रख के आ जाना, तो उसके निर्देश के अनुसार आपको उसको घर पे रख के आनी पड़ेगी। अब मान लो कि आपने 160 के अनुसार उसका वापस से उसकी चीज़ को लौटाया नहीं या फिर उसके अनुसार निवेदित नहीं किया, और आपका काम निकलने और समय के बीतने के बाद के समय में उस वस्तु को कुछ भी हो जाता है, कोई भी हानि, कोई भी नाश या क्षय हो जाता है, तो उसके लिए अब आपको अपनी दाता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। मान लो कि आपने उसकी कार घूमने के लिए ली थी और आप घूम फिर के आ गए, उसके बाद भी आपने वो कार अपने गैरेज में रख रखी है, आपने उसको वापस नहीं दिया। उस गैरेज में अगर उसकी कांच पे कोई भी खरोच भी आ जाती है या फिर कोई बार-बार आ गई उसमें, उसकी कार बह गई, तो उसके लिए ज़िम्मेदार आप ही होगे। तो जैसे ही आपका पर्पज़ पूरा हो, फटाफट उस चीज़ को उसको वापस लौटा दो। अब कोई भी उपनिधान अगर आपने अनुग्रह किया है, मतलब फ्री फोकट में किया है, तो अगर उपनिधाता या उपनीति में से कोई भी मर जाता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने भाड़ा देके कोई गाड़ी उधार ली है, तो उसमें आप दोनों पार्टी में से किसी की मृत्यु से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फ्री में कोई गाड़ी ली है और दोनों पार्टी में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो संविदा है वो खत्म हो जाएगी उसकी। अब धारा 163 बताती है कि तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उपनिहित किए हुए माल में अगर कोई भी वृद्धि या लाभ होता है, तो वो लाभ और वृद्धि उपनिधाता की होगी और उपनीति को उस वृद्धि या लाभ को उपनिधाता को देना पड़ेगा, या तो उसके निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना होगा किसी और को, या तो उसी को लौटा दो, या तो वो अगर कहे तो किसी और को देना होगा। और ये तक प्रतिकूल संविदा के अभाव में है, मतलब कि अगर कोई संविदा इन्होंने पहले से कर रखी है तो वो उसके अनुसार चलेगा, लेकिन नॉर्मल नियम यह है कि वो उपनिधाता की होती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में बताया हुआ है कि अपनी गाय को अभिरक्षा के लिए छोड़ता है, उसको बाद में थोड़ा बछड़ा हो जाता है, तो वो गाय और बछड़ा दोनों को लौटाना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर हमें संविदा ही हो जाती कि उसका ख्याल खा रखेगा, लेकिन अगर वो बछड़ा होगा तो वो खा रख लेगा और को गाय वापस दे देगा, तो वो संविदा के अनुसार होगा। अब धारा 164 में उपनिधि का एक अधिकार बताया हुआ है कि मान लो कि उपनिधाता जो है उस माल को उपनिधान करने का या फिर उसको वापस प्राप्त करने का या फिर उसके विषय में निर्देश देने का हकदार नहीं था, फिर भी उसने उस माल को उपनिधान किया और उससे उपनिधि को कोई भी नुकसान होता है, तो उसका भुगतान उपनिधाता को उसको करना पड़ेगा। अब मान लो कि किसी व्यक्ति ने चोरी की कोई चीज़ ली और आपको उसका बेलमेंट कर दिया, अब उस उपनिधाता को तो आपको उपनिहित करने का कोई भी अधिकार था ही नहीं, और वो चोरी की चीज़ आपके पास मिल गई जिससे कि आपको नुकसान हो गया या आपके ऊपर केस हो गया, तो उस सारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उपनिधाता करेगा। तो अगर उपनिधाता को या तो उपनिधान करने का हक नहीं है, तो उस माल को अगर उसने उपनिधान किया है तो उसको वापस लेने का उसको कोई हक नहीं है, या फिर उसके संबंध में कोई निर्देश देने का कोई हक नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर देता है, या तो वापस माल ले लेता है, उपनिधान कर देता है, या फिर उसके संबंध में कोई आपको निर्देश देता है जो कि गलत होता है, उसको कोई हक नहीं रहता है उस करने का, उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो उपनिधाता उसके लिए उत्तरदायी होगा। तो मान लो कि कई लोगों ने मिलकर आपको कोई संपत्ति उपनिहित की है, तो उपनिहिति का क्या अधिकार है कि वो कोई भी अगर प्रतिकूल संविदा नहीं की हुई है, तो उपनिहिति उस प्रयोजन के पूरा होने पर उन सब में से किसी एक को भी वो माल वापस कर सकता है, या फिर किसी एक के निर्देशों के अनुसार भी उस माल को वापस कर सकता है। सबको वो वापस लौटाए उसकी सबकी सम्मति से, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसको जो भी अपना काम पूरा होते ही वो किसी को भी माल को वापस लौटा सकता है। लेकिन अगर आपने पहली संविदा कर रखी थी कि क, ख, ग और ने तीनों ने मिलकर आपको कोई चीज़ दी है और आपको वापस काम पूरा हो जाए तो क को लौटानी, तो क को लौटानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई संविदा आपने नहीं की है, तो तीनों की सम्मति भले ही ना भी हो, तो भी आपकी जो मर्जी है क को, ख को या ग को किसी को भी आप माल वापस लौटा सकते हो। अब धारा 166 बताती है कि अगर उपनिधाता को उस माल में कोई हक ही नहीं था, लेकिन फिर भी उपनिहिति उस माल को उपनिहित करता है और उसके निर्देशानुसार उसको वापस लौटा देता है सद्भावपूर्वक, तो अब उसका असली ओनर जो है ना, उसके प्रति उपनिहिति किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा। तो मान लो कि कोई नौकर है जो अपने मालिक की कोई चीज़ आपको उपनिहित करके जाता है, आपको नहीं पता है कि वो उसका मालिक नहीं है। आप उस माल को या तो रिपेयर के लिए किसी भी काम के लिए अगर वो देके गया है, आपने उसका काम किया और उसको वापस लौटा दिया वही चीज़ को, तो उसका स्वामी आके आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है कि आपने ये काम क्यों किया, या फिर वो माल तो मेरा था आपने उसको वापस क्यों दिया। आप उसके स्वामी के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि आप सद्भाव में काम कर रहे थे और आपको ये विश्वास था कि जिसने उपनिधाता ने उपनिधान किया है तो उसको पूरा अधिकार था उसको करने का। तो हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ रखा था कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो कि किसी कोई माल पड़ा हुआ मिलता है, तो उसके और उस माल के मालिक के बीच में अपने आप एक बेलमेंट की संविदा बन जाती है, उपनिधान की संविदा बन जाती है। तो वो 168 में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो संविदा कैसे चलेगी। मतलब कि अगर आपको कोई का माल पड़ा हुआ मिला है और उस माल के रखरखाव करने में और स्वामी का पता लगाने में आपने स्वेच्छा से कोई भी कष्ट या व्यय कर दिया है, तो उसका प्रतिकर पाने के लिए आप स्वामी पर वाद नहीं ला सकते हो। लेकिन उस माल को तब तक आप अपने पास रख सकते हो जब तक आपके जो खर्चे आपने किए उसका प्रतिकर मालिक ना दे दे। लेकिन मान लो कि स्वामी ने उस माल को वापस लौटाने वाले के लिए कोई पुरस्कार घोषित कर रखा था, तो अब उस पुरस्कार को पाने के लिए आप उस मालिक के विरुद्ध वाद ला सकते हो और उस माल को तब तक रख सकते हो अपने पास जब तक कि वो पुरस्कार आपको ना मिल जाए। सेक्शन 169 में बताया हुआ है कि जब कोई ऐसी चीज़ है जो बेचने लायक है खो जाए, तो अगर उसको कोई पाने वाला है वो उसको कब बेच सकता है? अगर उसका स्वामी जो है युक्त उसकी तत्परता बरतने के बाद भी नहीं मिल पाए, और अगर मिल भी जाए तो अगर उसके जो कोई विधिपूर्ण प्रभाव है वो उसको मांगता है, जो पाने वाला व्यक्ति है वो मांगने पर भी उसको देने से इनकार कर दे, तो जिसको वो चीज़ मिली है उसको बेच सकेगा इन दो परिस्थितियों में ही। या तो वो चीज़ ऐसी हो जो नष्ट हो जाने वाली हो, या तो उसके मूल्य में जो अधिकांश भाग है वो जाने का खतरा हो, या उस चीज़ को उसके मालिक तक पहुँचाने का जो खर्चा वगैरह उसने किया वो उस चीज़ के मूल्य के 2/3 से तक पहुँच जाए, और उसका मालिक जो है वो उसको उस खर्चे को भुगतान करने से मना कर रहा है, तो आप उस चीज़ को बेच सकते हो। तो ये दोनों परिस्थिति समझ में आ गई। एक तो है कि युक्ति तत्परता से वो स्वामी मिल ही नहीं रहा है और आपकी वो जो चीज़ है वो नष्ट होती जा रही है, मतलब कोई सब्जी वगैरह पड़ी आपको मिली और आप उसके मालिक को ढूंढोगे तब तक वो सब्जी सड़ी जाएगी, तो आप उसको बेच सकते हो। या कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसको आप मालिक को ढूँढने तक का समय अगर आप बर्बाद करोगे, तो उस चीज़ का जो मूल्य है वो घटता जाएगा और नुकसान ही हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको बेच दो, या तो अगर वो मालिक मिल गया लेकिन जो आपके खर्चे हो गए उसको मालिक को ढूँढने में, उस वस्तु को रखने में, उसका भुगतान वो मालिक नहीं कर रहा है और आपके जो खर्चे हैं वो उस वस्तु की जो वैल्यू है उससे 2/3 तक पहुँच गया है वो खर्चा, तो आप उस वस्तु को बेच सकते हो और अपने प्रभारों का भुगतान खुद प्राप्त कर ले सकते हो। अब धारा 170 बताती है कि मान लो उपनीति ने जो उपनीत माल है उस पर कोई सेवा करने के लिए उपनिदान किया है, तो उपनीति ने जो उस पर सेवा की है उसका मतलब कि अपना कोई श्रम या कौशल का प्रयोग किया है, तो जब तक उपनिदाता उस
की सेवाओं का पारिश्रमिक उसको भुगतान नहीं कर देता है ना, तब तक वो उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। लेकिन ये सब प्रतिकूल संविदा के अभाव में, मतलब कि मान लो कि उसने उधार पे ही कोई सेवाएँ प्राप्त की है, तो आपको उसका माल उसको लौटाना ही पड़ेगा। मान लो कि आपने संविदा ऐसी की थी कि मैं स्कूटर मेरे को रिपेयर करके आप दे दो और 4 दिन बाद में भुगतान कर दूँगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसका स्कूटर नहीं रोक के रख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं किया है, तो आप उसके स्कूटर को या उसके माल को तब तक रख सकते हो जब तक कि आपका पारिश्रमिक आपको नहीं मिल जाता। जैसे किसी इलस्ट्रेशन में है कि एक जौहर है जिसको का अपनी ज्वेलरी एक जौहरी को देता है, मतलब कि हीरा है जिसको कनगढ़ हीरा है, उसको काटना है और पॉलिश करना है, और वो जो है वैसा कर भी देता है। के पास उस हीरे को रखने का तब तक प्राधिकार है जब तक कि उसकी जो पारिश्रमिक है उसको दे नहीं देता। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है, को अपनी कोट को सिलने के लिए देता है और ये वचन देता है कि वो उसको कोट तो परिवर्तित कर दे और 3 माह बाद उसका वो भुगतान कर देगा। तो अब क्या है, को उसका कोट लौटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संविदा कर दी थी कि पहले कोट का परिधान होगा और मूल्य का भुगतान 3 महीने बाद होगा। अब धारा 170 तो क्या थी, विशिष्ट धारणाधिकार, मतलब कि किसी माल के ऊपर ही आपने कोई काम किया है तो उसका पारिश्रमिक पाने के लिए आप उस माल को रख सकते हो। लेकिन धारा 171 क्या अधिकार देती है, साधारण धारणाधिकार का अधिकार देती है, मतलब कि आप उस माल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई माल पड़ा है और जिसका वो माल है उस व्यक्ति के आपके पास कोई बकाया बाकी है, तो आप उस सारी बकायों के लिए उसको प्रतिभूति के रूप में रख सकते हो। लेकिन ये अधिकार सबको उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ किसको होता है, बैंकर को, फैक्टर, घाट वाले या उच्च न्यायालय के अटॉर्नी और बीमा दलाल को ये ऐसा अधिकार है। ये भी प्रतिकूल संविदा के अभाव में, मतलब कि इन्होंने अगर कोई दूसरी संविदा कर रखी होगी तो वो अधिभावी रहेगी। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, इनके पास जो भी लिखा है उनकी बाकी है, निधाता के पक्ष में उनके पास जो भी बकाया है उन सबको वसूल करने के लिए प्रतिभूति के रूप में ये लोग अगर उपनीति हैं तो ये उस माल को रख सकते हैं। लेकिन ये अधिकार अन्य किसी व्यक्तियों को नहीं होता है जब तक कि आपने ऐसी कोई संविदा न कर ली हो। अब अन्य व्यक्ति ऐसी कोई संविदा कैसे करते हैं, गिरवी रख के करते हैं, जैसे कि आगे की धाराओं में बताया हुआ भी है। तो अन्य व्यक्ति जब अगर ऐसा कोई प्रतिभूति के रूप में रखेंगे ना तो उसको गिरवी कहा जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं इनको तो एक स्पेशल अधिकार ही है कि इनके पास अगर कोई माल पड़ा है, उनकी लेखाओं में से कुछ भी बकाया रह जाता है तो ये उस माल को रख सकते हैं प्रतिभूति के रूप में।